और चलिए सबसे पहले बात करेंगे बजट ब्रह्मास्त्र की। तो देखिए, भजन सरकार का पहला अंतरिम बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी आज बजट को पेश करेगी। लेखानुदान में भजनलाल सरकार अपनी नीतियों को लेकर तस्वीरें साफ करेंगे। सरकारी कर्मी के रिटायरमेंट पर पेंशन के आंध्र प्रदेश मॉडल को लागू करने, उससे जुड़े बिंदु पर खुलासा करने वाली घोषणा संभव है। तो वहीं आपको बता दें कि लेखानुदान के केंद्रों के अंतरिम बजट का ही प्रतिबिंब होने के आसार है। और एक और जहां विभाग पूरा बजट आने की अवधि तक कामकाज जारी रखने के लिए राशि लेंगी, तो वहीं केंद्र की ही तर्ज पर किसान, महिला, युवाओं पर फोकस किया जाएगा। लेखानुदान के जरिए ओपीएस, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित कुछ बिंदुओं को लेकर सरकार अपना रुख साफ भी करती दिखाई देगी। और आपको बता दें कि अब सरकार अपना रुख साफ करेगी और डगमगाती अर्थव्यवस्था को थमाने के लिए बड़े सुधारवादी कदमों का रोड मैप बनाया जाएगा। इन प्रमुख बिंदुओं को छूकर उस पर काम करते हुए अंजाम तक पहुंचने के आसार यहां पर है। सरकारी कर्मी के रिटायरमेंट पर पेंशन की आंध्र प्रदेश को मॉडल को लागू करने या उससे जुड़े बिंदु पर खुलासा करने वाली घोषणा, ऐसा संभव माना जा रहा है। इस मॉडल के तहत सरकारी कर्मी को उसकी अंतिम बेसिक पे की 50% राशि दी जाती है। चिरंजीवी की जगह केंद्र की आयुष्मान भारत की तर्ज पर आयुष्मान राजस्थान योजना की जा सकती है पेश। तो वहीं आपको बता दें कि आरजीएचएस को सरकार जारी रखेगा या नहीं, इसका भी खुलासा आज हो जाएगा। सीजीएचएस जैसी योजना लागू भी कर सकती है सरकार। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो है बजट पेश होगा और अंतरिम बजट आज भजनलाल सरकार का डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज इसे पेश करेगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी आज इसे पेश करेंगी। आपको बता दें कि लेखानुदान में भजन सरकार अपनी नीतियों को लेकर तस्वीर साफ करेंगी। सरकारी कर्मी के रिटायरमेंट पर पेंशन के आंध्र प्रदेश को मॉडल को लागू करना, उससे जुड़े बिंदु पर खुलासा करने वाली घोषणा संभव है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। डॉक्टर ऋतुराज, जो देखिए आज भजनलाल सरकार का अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई दिखाई देगी। किसानों पर फोकस रहेगा, महिलाओं पर फोकस रहेगा। क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो 11 बजे जो लेखानुदान पेश किया जाएगा उसमें ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि लेखानुदान में ज्यादा घोषणाएं नहीं होती और लेखानुदान ले लिया जाता है 3 महीने का, लेकिन इस बार चूंकि लोकसभा चुनाव है तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ घोषणाएं इसमें की जा सकती हैं और वो घोषणाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर हो सकती हैं, युवाओं को केंद्र में रखकर हो सकती हैं और किसानों को केंद्र में रखकर की जा सकती हैं। इन घोषणाओं में जो दूसरी ओर कर्मचारी वर्ग की भी मांग है और उनको देखते हुए 2-3 चीजों पर क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता चाहिए सरकार से कि ओपीएस जारी रहेगा या नहीं, आरजीएचएस उनका जो बीमा है वो जारी रहेगा या नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर क्लैरिटी हो सकती है और इसके साथ ही जो उनकी वेतन विसंगति से जुड़ी समस्या है उसको लेकर भी बातें इसमें रखी जा सकती है लेखानुदान में। तो देखने वाली बात होगी कि क्या क्या इसमें रखा जा सकता है। हालांकि जो बजटीय प्रावधान जो होगा वो केंद्र में से जो मिले राशि है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और ये ध्यान में रखा जा रहा है कि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो। इसके लिए योजना का जिस मद में पैसा मिला, राशि मिलती है, फिर राशि में खर्च किया जाए, इस पर विशेष फोकस रहने वाला है। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, और ऐसा कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल को लेकर आज बड़ा फैसला भी हो सकता है, यानी कि जो वेट है वो कम हो सकता है। वेट इसलिए कम भी हो सकता है क्योंकि पहले भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ये जानकारी लगातार देते हुए आया है कि अगर वेट कम होता है तो राजस्व में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अभी गंगानगर की हम बात करें, हनुमानगढ़ की बात करें, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां के लोग अन्य राज्यों से पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं, इससे राजस्व में प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आज वेट को कम लेकर, वेट की कमी को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। वेट को लेकर संभव है कि कोई फिर कमेटी बना दी जाए और ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई वेट की कमी को लेकर आदेश जारी हो तो उसकी रूपरेखा हो सकता है बजट में
पेश की जाए। इसके अलावा जो रिफाइनरी है उसको लेकर भी कोई यहाँ पर बात की जा सकती है कि उसके लिए बजट आवंटित हो सकता है। साथ ही साथ जो मेट्रो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर भी इसमें एक दिशा दी जा सकती है, रोड मैप दिया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, और अगर बात चिरंजीवी की करें तो आयुष्मान भारत की तर्ज पर आयुष्मान राजस्थान योजना भी की जा सकती है पेश। आपने जानकारी साझा की ऋतुराज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी जुड़ चुके हैं। विमल कोठारी जी, आज भजनलाल सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है, पहला अंतरिम बजट है और अगर बात करें देखिए 20 सालों के बाद पहली बार से डिप्टी सीएम के द्वारा पेश किया जा रहा है। अगर बजट को लेकर बात करें क्या कुछ राहत मिल सकती है, आपको क्या लग रहा है, क्या है जानकारी? देखिए इंदु जी, बजट को लेकर के जो एक आम आदमी में धारणा है वो राजस्थान का बजट होता है, जब भी बजट होता है, आज ही नहीं पिछले 4-5 साल की बात करें, कांग्रेस सरकार के सारे बजटों की बात करें तो जब भी राजस्थान का बजट होता है कि आम आदमी को सबसे बड़ी उम्मीद ये होती है कि राजस्थान में जो पेट्रोल और डीजल की रेट सबसे ज्यादा है उन रेट्स में कमी करने की सरकार घोषणा करे जी। और इस बार भी चूंकि अंतरिम बजट है, लेकिन अंतरिम बजट के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए आम जनता को ये उम्मीद है कि सरकार उन्हें पेट्रोल और डीजल की जो सबसे ज्यादा रेटें हैं वेट की, उन रेटों में कमी करने की वेट की रेट को कम करने की घोषणा करके राहत देगी। हमने कल भी एक अनुमान दर्शकों को बताया था जिसके अंदर ये उम्मीद जताई थी कि यदि सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी करने का फैसला करती है तो पेट्रोल की रेट में 6 रुपए से 8 रुपए प्रति लीटर की कमी हो सकती है और डीजल की रेट में 4 से 6 रुपए तक की कमी हो सकती है। ऐसा हमने एक अनुमान दर्शकों को कल बताया था और उसके पीछे जो थॉट थी वो थॉट यही थी कि पेट्रोल और डीजल की वेट की दरों को लेकर के पिछली सरकार कांग्रेस सरकार ने एक अध्ययन कराया था और इस बात का आकलन किया था कि यदि हम रेट्स में कमी करते हैं तो सरकार के खजाने के ऊपर कितना नुकसान होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस एजेंसी के माध्यम से ये आकलन कराया था, जिसमें राज्य सरकार के वित्त विभाग के, वाणिज्यकर विभाग के आला अफसर भी मौजूद थे और जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उन लोगों को भी उस मौजूद किया गया था और इन सबका जो निचोड़ निकला था वो यही निकला था कि यदि सरकार राजस्थान में भी पड़ोसी राज्यों के समकक्ष पेट्रोल और डीजल पर वेट की दरें समानांतर कर देती है तो राजस्थान में भी बिक्री बढ़ेगी और बिक्री बढ़ने से राजस्थान के खजाने के ऊपर, जो सरकार का खजाना है, उसके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत और बेहद महत्वपूर्ण बात है कि यदि वेट की दरों में कमी की जाती है तो सरकार का खजाना बढ़ेगा और आम जनता को राहत मिलेगी। अब देखने वाली बात यही है कि जो आम बजट आता है, इस आम बजट के अंदर जो दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री जी अपने बजट पेश करेंगी, उसके अंदर क्या फैसला होता है। लेकिन एक बहुत अनुमान जो लगाया जा रहा है वो वेट की दरों को लेकर के ही लगाया जा रहा है। हर आदमी के मन में यही भावना है कि सरकार राहत देने के लिए ये घोषणाएं करें। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो डीजल की बिक्री हो रही है वो डीजल की बिक्री अभी नकारात्मक ग्रोथ के साथ में है, जबकि ऑल इंडिया में जो डीजल की बिक्री की जो ग्रोथ के आंकड़े हैं वो केवल करीब 2.5% के आसपास बताए जा रहे हैं। यदि 2.5% की पॉजिटिव ग्रोथ की तुलना में यदि राजस्थान में नकारात्मक 5% की ग्रोथ है तो यह माना जा सकता है कि राजस्थान में जो डीजल की बिक्री का जो आंकड़ा है वो करीब 7.5% के आसपास की नकारात्मक ग्रोथ का है। यदि सरकार इस बजट के अंदर, इस अंतरिम बजट के अंदर डीजल की रेट्स में, वेट की रेट में कमी कर देती है और इसको पंजाब, हरियाणा और जो दूसरे पड़ोसी राज्य हैं उनके समकक्ष ले आती है, करीब ले आती है, तो राजस्थान में भी डीजल की बिक्री बढ़ेगी और डीजल की बिक्री बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सरकार के पास में अधिक वेट आएगा। अब इसमें खास बात ये भी है कि यदि
सरकार अगर पड़ोसी राज्यों के बीच में जो वेट को लेकर के जो प्रतिस्पर्धा है, इस प्रतिस्पर्धा को अगर खत्म नहीं करती है तो फिर वही हाल रहेगा। न तो हमारे जो भी गाड़ियां राजस्थान के बाहर जाती है और जहाँ पे पेट्रोल डीजल सस्ता होता है, वहां से आने वाली हर गाड़ी अपना टैंक फुल करा करके आती है। हालांकि वो राजस्थान से बाहर पेट्रोल खरीदने के लिए नहीं जाता, लेकिन जब भी जिसको जो मौका मिलता है वो अपने 2 पैसे बचाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और उम्मीद यही है कि इस अंतरिम बजट के अंदर पेट्रोल डीजल की जो वेट की दरें हैं उसको कम किए जाने की बड़ी घोषणा कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार के सामने भी लक्ष्य है कि लोकसभा के अंदर 25 की 25 सीटों को जीतना है और आम आदमी को राहत अगर देते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। और एक और खास बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार बनी थी उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक चौंकाने वाले फैसले किए थे, जिसके अंदर पहला फैसला तो ये था कि सीएम की दौड़ में जो लोग शामिल थे उन लोगों को हटा करके एक नया चेहरा दिया। हमने भी मुख्यमंत्री जी को विधानसभा के अंदर देखा है, उनको उनकी चर्चा, उनके भाषण को सुना है और वो बड़े अच्छे और सुलझे हुए लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में यही उम्मीद की जा सकती है कि आम जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी के माध्यम से एक अच्छा संदेश देंगे। बिल्कुल विमल जी, ये तो हमने बात करी पेट्रोल डीजल को लेकर, वेट को लेकर कि वेट को लेकर आज कमी हो सकती है, बड़ी घोषणा यहाँ पर हो सकती है। अगर विमल जी सरकारी कर्मियों की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो उनका रिटायरमेंट है उस पर पेंशन जो मिलती है उसको कहीं ना कहीं जो आंध्र प्रदेश का मॉडल है उसके हिसाब से यहाँ पर लागू कर सकते हैं, इस तरह की भी घोषणा हो सकती है। इसको लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या आंध्र प्रदेश का मॉडल लागू हो सकता है? देखिए, ओपीएस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के सरकार और कर्मचारी और राज्य सरकार की जो रीति और नीति है उसको लेकर के एक डिफरेंस चला आ रहा है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि ओपीएस को लेकर के राज्य सरकार कुछ घोषणा कर दे, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा अनुमान तो नहीं लगा सकता मैं। लेकिन मेरा एक सोच ये है कि जहाँ ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है और न्यू पेंशन स्कीम है, इन दोनों स्कीम्स के अपने अपने फायदे हैं। और सरकार ने, अगर केंद्र सरकार ने एनपीएस की शुरुआत की है और जिसको राज्य में भी इम्प्लीमेंट किया गया है, सवाल ये उठता है कि आपने जब एनपीएस को एक्सेप्ट कर लिया था तो वापस ओपीएस में जाने की जरूरत क्या है जी। अब एनपीएस के जो फायदे हैं, या तो उन फायदों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं सरकारी कर्मचारी, या फिर उनको बरगलाया जा रहा है कि ओपीएस के अंदर सबसे ज्यादा फायदे होंगे। लेकिन उम्मीद ये मुझे लग नहीं रहा है, मतलब मेरा व्यक्तिगत मतलब जो सोच है वो ये है कि ये मुद्दा जरूर था, इस मुद्दे को विधानसभा चुनावों के दौरान भी उठाया गया था, घोषणाएं भी बहुत हुई थी, लेकिन अब उसमें जो एनपीएस का जो मुद्दा है और ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति चाहिए। बीच में आरोप ये भी लगे थे कि बहुत बड़ा पैसा जो पेंशन स्कीम का है उसको पिछली सरकार ने ठिकाने लगा दिया गया था, और जो पैसा दिया जाना था कर्मचारियों को या सरकारी खजाने में जो जमा कराना था पेंशन फंड के कंट्रीब्यूशन के रूप में, वो राशि जमा नहीं हुई। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इस बारे में मतलब उम्मीद की जा सकती है, बाकी मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि केंद्र में सरकार जो है वो न्यू पेंशन स्कीम को लेकर पक्षधर है और राज्य सरकार के कर्मचारियों की डिमांड ये है कि इनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। हालांकि अशोक गहलोत जी जब वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे उस समय उन्होंने ओपीएस को लेकर के कई बड़े बड़े वादे किए थे और ये भी आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार इस बारे के अंदर इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। अब चूंकि केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है कि राज्य सरकार ये कन्विंस करने में सफल हो जाए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को राजस्थान में लागू करने की अनुमति दे दी जाए, जैसा आंध्र प्रदेश में हो रहा है। जी मैम। बिल्कुल विमल जी, आपने जानकारी साझा की उसके लिए आपका